नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन सियासी बिसात पर मोहरें फिट करने की राजनीति शुरू हो चुकी है। यूपी का मुस्लिम वोट बैंक ना बिखरे, इसके लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नई चाल चली है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रख दिया। ओवैसी को अखिलेश के जवाब का इंतजार है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न करने की सलाह दे डाली है। मतलब साफ है, अगर अखिलेश ओवैसी को अपनाना चाहेंगे तो कांग्रेस इसकी मुखालफत करेगी। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम मतदाता है, जो करीब 50 सीटों पर हार जीत तय करते हैं और इन्हीं पर ओवैसी की नजर है। अब सवाल उठ रहा है कि यूपी के मुसलमान किसके साथ जाएंगे। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यूपी में ओवैसी की जब से एंट्री हुई है, तब से सबसे ज्यादा जो गहमा गहमी है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में देखी जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां ये मान कर बैठी हुई है कि ओवैसी अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपना कैंडिडेट खड़ा करता है तो कुछ क्षेत्रों के समीकरण तो बदलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल, ये नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान अलग सोचते हैं, बिहार के मुसलमान अलग सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अलग सोचते हैं। ये भारत में लोकतंत्र है, वोट देने का अधिकार है, तो वोटिंग में टैक्टिकल पैटर्न रखा गया है। लेकिन ऐसे भी सोच का तरीका तो एक ही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये कोई राष्ट्रीय पहचान वाले मुसलमानों की बात नहीं होती है कि हम भारतीय हैं, हम बांग्लादेशी हैं। एक मुद्दे पर ये सारे लोगों के माइंडसेट वही होता है, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामीकरण, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामवाद, जो कि एक संक्रमण काल के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हैं। वो वही परिकल्पना है जैसे वामपंथियों की होती है कि नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी आंदोलन चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, लेकिन चूंकि सारे पूरी दुनिया में एक साथ वामपंथी क्रांति नहीं हो सकती, ये कम्युनिस्टों का शासन नहीं हो सकता, तो इसलिए अभी एक ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। तो अलग अलग देशों में बटे उन जगहों पर क्रांति करो और उसके बाद उन जगहों की यानी कि जो सीमा रेखाएं मिट जाएगी तो पूरे दुनिया में एक ही बात चलेगा और वह है वामपंथियों की सरकार। वही अवधारणा इनकी भी है। लेकिन वोट पैटर्न की जहां तक बात है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी उसी तरह के वोट करते हैं जैसे दिल्ली का मुसलमान, जैसे बिहार का, जैसे पश्चिम बंगाल का, हर जगह का एक ही तरीके से करते हैं। और यही स्थिति दिख रही है इन लोगों के अंदर कि अगर ओवैसी बिहार में कुछ सीटें लाकर कुछ सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, अगर ओवैसी पश्चिम बंगाल में, वो भी फुल फ्लेज राजनीति नहीं कर रहे थे क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनके लिए स्कोप कम था। इसलिए स्कोप कम था क्योंकि वहां पर पहले से ही इस्लामिक पार्टियां मौजूद थी। आईएसएफ, ये भले ही नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट था, लेकिन अब्बास सिद्दीकी की वो पार्टी इस्लामिक पार्टी ही है। या फिर नया नया उभरा हुआ ये हुमायूं कबीर की पार्टी, वो भी इस्लामिक पार्टी ही है। तो उसी तरीके की इस्लामिक पार्टी ओवैसी की भी है। केरल में जाकर वो चैलेंज नहीं कर सकते ओवैसी, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक इस्लामिक पार्टी जो केरल के मुसलमानों के बीच जिसका पैठ है वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो जहां पहले से ही एक इस्लामिक पार्टी है, मजबूत स्थिति में है, वहां ओवैसी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं बिखेर सकते। इसलिए केरल के चुनाव में ओवैसी ने एंट्री नहीं ली। केरल का हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुआ, क्यों नहीं ओवैसी गए? जबकि केरल की स्थिति यह है कि पूरा का पूरा एक क्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता रहा कि यहां पर तो अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक वहां हिंदू हैं, और उन हिंदुओं की स्थिति यह है कि वो खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। वो पूरा का पूरा एरिया मुस्लिम लीग के कब्जे में है। 16 से 18 सीटें विधानसभा की वो जीत कर आती है। उन जगहों पर जहां 60 से 70% मुसलमान, वहां ओवैसी क्यों नहीं गए? क्योंकि इनको पता है कि वहां ऑलरेडी एक इस्लामिक पार्टी है, मुसलमान इधर से उधर नहीं होंगे। लेकिन जहां पर ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों की राजनीति करती है, हिंदुओं का वोट लेती है, हिंदू के कुछ वर्गों को यानी जातियों में बांटकर हिंदू के कुछ जातियों को अपने साथ मिलाती है। कुछ जातियां 80% इनके समर्थन में आते हैं, कुछ 10-15% के आसपास होते हैं, जैसे अखिलेश यादव की पार्टी
जहां यादव डोमिनेट करता है इनकी पार्टी में, तो यादवों का 70 to 80% वोट इनके पास जाता है। 20 से 30% के बीच की बात कर सकते हैं जो अलग अलग पार्टियों में जाएगा। लेकिन दूसरे ओबीसी की पार्टियां, दलितों की जो वर्ग हैं, वो सारे 10%, 20%, 15% मिलेंगे। अब इन लोगों को लगता है कि 10%, 15% उधर वोट आता है तो इधर मुसलमानों का लगभग 18 से 20% का वोट वो तो कहीं और जाएगा ही नहीं, एकजुट होना चाहिए। लेकिन समस्या ये होती है कि इस्लामिक पार्टी अगर कहीं आई, यानी कि ओवैसी जैसे नेता आए, तो वहां पर मुसलमानों में एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जिन जगहों पर मुसलमानों की जनसंख्या 25-30% है, वहां उनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो सीधे समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि उनका मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और वहां ओवैसी जाकर भी 1-2% अगर वोट ले ले, जो कि उनके कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैंडिडेट खड़ा किए, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उनकी अपनी पकड़ क्या है, कैसी पकड़ है अपने क्षेत्र में, तो वैसे लोगों के लिए तो 100-200 लोग अगर कार्यकर्ता उनके समर्पित लोग हैं, जिसको पता है कि हारेगा या जीतेगा हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि वहां का एक ठीक ठाक इकोनॉमिक बैकग्राउंड का कैंडिडेट है, तो वैसी स्थिति में 1-2%, 4% वोट काट सकते हैं। लेकिन जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या इतनी होती है, 50% के आसपास, उससे ज्यादा, वहां पर उन्हें लगता है कि सारी पार्टियां तो मुसलमानों को ही कैंडिडेट खड़ा की है, सारी पार्टियों का कैंडिडेट तो मुसलमान ही है, वहां पर चूज करने में समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी 50-60% से ज्यादा जहां मुसलमान होता है, वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती। वो गठबंधन जिस पार्टियों के साथ रहता है, उन्हीं पार्टियों को वो सीटें देती है। चाहे बिहार में देखिए, बिहार में भी वही स्थिति रही, बिहार में भी जदयू को वो सीटें दी जाती है, या रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को दी जाती है, या फिर जीतन राम मांझी को दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को दी गई। इन लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि नहीं, वहां पर लड़ने से कोई फायदा ही नहीं है, हमारे पार्टी का कैंडिडेट होगा, कोई वोट ही नहीं देगा, मुसलमान तो नहीं देगा, और हिंदुओं को एकजुट भी करेंगे तो हम 30% तक रह जाएंगे, और जीत के लिए कम से कम 40 से 45% चाहिए। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से ओवैसी ने खुले मंच से समाजवादी पार्टी को गठबंधन का ऑफर दिया है, ये क्या है? देखिए, ओवैसी अब एक ठीक ठाक परिपक्व राजनीति करने वाले नेता के तौर पर उभर रहे हैं। अब इनकी पार्टी इस्लामिक पार्टी है, इनको केवल मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए। ये खुलकर मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, हिंदुओं के खिलाफ खड़े होते हैं। जैसे कुछ पार्टियां, रीजनल पार्टियां होती है जो पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर है, जैसे पहले कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी, रीजनल पार्टी, महाराष्ट्र की राजनीति करनी है, और वहां पर उद्धव ठाकरे से पहले जब बाला साहब ठाकरे थे तो प्योर हिंदुत्व की राजनीति करते थे कि नहीं, हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। जिस तरीके से रीजनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी में ही असम की राजनीति चलती है, सीधे हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं नहीं नहीं, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, 20-22 सीटें जो वैसी है हम अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, सहयोगी गठबंधन की पार्टियां खड़ा करना चाहे तो कर ले। तो उसी तरीके से इन लोगों की पार्टियां इस्लामिक पार्टी है, तो ऐसे में इनको जो कि चैलेंज का सामना करना पड़ता है, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां इनको बी टीम कहती है भारतीय जनता पार्टी की, कि तुम मुसलमानों का वोट काटते हो, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। अब वो ठप्पा लगा हुआ है, तो ओवैसी ने सोचा कि अब इन लोगों को उस ट्रैप में फंसाना जरूरी है, तो इसकी शुरुआत उन्होंने बिहार से की। बिहार में जब चुनाव के पहले ओवैसी के खिलाफ बातें चल रही थी, और चूंकि असदुद्दीन ओवैसी को लगता है बिहार की राजनीति में हम कम से कम किशनगंज की राजनीति में स्थापित हो चुके हैं, जहां 70% के आसपास मुस्लिम वोट है, तो वहां पर हम स्थापित हो चुके हैं, वहां 4 से 5 सीटें हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर पूरी तरह से ठप्पा लगा दिया हमारे ऊपर कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी की तरह काम करते हैं, तो फिर मुसलमान भी हमसे नाराज हो जाएंगे। मुसलमान नाराज हो गए तो हमारी पार्टी की औकात क्या है। तो इसलिए इन्होंने बिहार में एक शुरुआत की कि अगर आप हमें बीजेपी की बी टीम कहते हो, तो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं, तो चलो हम अपने समर्थकों के साथ आपको फायदा पहुंचाते हैं, हमसे गठबंधन कर लो। बिहार में ये लोग डर गए, अगर गठबंधन करते हैं ओवैसी के साथ तो ये प्योर इस्लामिक पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, यानी कि जिस तरह से मुस्लिम लीग है उसी तरह से AIMIM है। तो ऐसे में इन लोगों को डर लगता है कि ये तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेगा, गठबंधन कर लिए। ओवैसी आक्रामक, इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और ज्यादा आक्रामक,
इसके नेता शौकत अली जो उत्तर प्रदेश का है वो इन लोगों से भी ज्यादा आक्रामक, वो तो हिंदुओं के खिलाफ, योगी के खिलाफ, यहां तक कि पुलिस के खिलाफ 11 विधायक जिता दो, हम दिखा देंगे तुम लोगों को क्या करना है। ऐसी भाषा का उपयोग, अगर ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे हम लोग फंस जाएंगे और इनके साथ गठबंधन करते हिंदू ध्रुवीकरण शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये इन लोगों से दूरी भी बनाना चाहते हैं और ओवैसी को चुनाव लड़ने से रोकना भी चाहते हैं। तो ओवैसी ने सोचा अगर हमारे खिलाफ ऐसी रणनीति बनाता है, राजनीति करता है, तो इन्हीं लोगों को उस ट्रैप में फंसा देते हैं। बिहार में फंसाया, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सब ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं। और फिर पूरे चुनाव के दौरान ओवैसी ने इसी का जिक्र किया, भाई कि हमने तो आपको सपोर्ट किया था, हमने तो कहा था हमको साथ ले लो, हम बीजेपी को रोकेंगे, मिलकर रोकेंगे, आपने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो हम क्या एक तेलंगाना की पार्टी, हैदराबाद की पार्टी बनकर रह जाए? हमको भी एक्सपेंड करना है अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि जो मुसलमानों के लिए काम करने वाले मुस्लिम पार्टियां हैं उसकी संख्या तो 2-4 है और ये जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो कभी मुसलमानों का मुद्दा बनाती नहीं है, मुसलमानों को कोई बड़ा पद नहीं देती। ये बिहार में भी कहा था डिप्टी सीएम दे दो, ये उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं डिप्टी सीएम बना दो या सीएम का कैंडिडेट बना दो, किसी मुसलमान को बना दो। अब इस जाल में फंसाने की कोशिश इन लोगों की है, इसलिए ओवैसी ने पहले कह दिया गठबंधन कर लो। अब ये लोग छटपटाने लगे, गठबंधन तो कर नहीं सकते, तो फिर इन लोगों के बीच से बात होगी तो कौन आएगा सामने? कोई दूसरा तो आना नहीं है, अखिलेश यादव आएंगे नहीं, कोई यादव नेता, हिंदू नेता आएगा नहीं। तो इसलिए अखिलेश यादव ने क्या किया, रामपुर के सांसद को भेज दिया, मोहिबुल्ला को, कि तुम जाकर आगे बात करो कि नहीं नहीं तुम मुसलमानों की बात सिर्फ करते हो, तो इसलिए आपसे अगर हम सहयोग लेंगे तो हमारा पीडीए का क्या होगा, हम तो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी हैं। अब कांग्रेस में कौन आएगा? कांग्रेस में इमरान मसूद को आगे भेजो, यानी मुसलमान के खिलाफ मुस्लिम चेहरा को भेजो, ताकि मुसलमान आपस में अगर भिड़े तो मुसलमानों के अंदर ये न रहे कि देखो ओवैसी तो हमारा नेता है, अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए, ओवैसी को गाली देने लगे, तो मुसलमान से ही गाली दिलवाओ। लेकिन जो सियासत अभी चल रही है, इतना तो तय है कि ओवैसी अगर इस आक्रामक मोड में उत्तर प्रदेश के चुनाव में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश और खासकर कुछ ऐसे जगह जहां पर 40-50% से ज्यादा मुसलमान हैं, उन जगहों में कुछ सीटें भी लेकर आएंगे और जहां 40%, 30% के आसपास मुसलमान है वहां 2-4% वोट भी काटेंगे। और इसीलिए छटपटाहट अखिलेश यादव की भी है, छटपटाहट राहुल गांधी की भी है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ओवैसी हमारा पैर खींच रहा है और ऐसी स्थिति में तो पिछले चुनाव से भी बुरी स्थिति होगी। तो इन लोगों की समस्या ओवैसी नहीं है, बल्कि मुसलमान का वो वोट है, वो आधार है जो ओवैसी के साथ 2-4-5% भी खिसकता है, कुछ सीटों पर खिसकता है, तो इनके सीटों की संख्या कम हो जाएगी और एक नया नैरेटिव क्रिएट भी होगा कि ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां ये कभी भी मुसलमानों की राजनीति नहीं करती, मुसलमानों की असली राजनीति करने वाले तो ये PFI से निकले हुए SDPI है, ये मुस्लिम लीग है, ये ओवैसी की पार्टी है, ये हुमायूं कबीर की पार्टी है, SFI है। तो ऐसे पार्टियों का समर्थन बढ़ेगा और ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां न हिंदुओं के साथ खड़ी रह पाएगी, न मुसलमानों के साथ खड़ी रह पाएगी और ये बीच बीच में पेंडुलम की तरह डोलते रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को कभी चुनौती ही नहीं दे पाएगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीतिक गोलबंदी तो शुरू हो चुकी है। ओवैसी के गठबंधन की पेशकश ने समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ ओवैसी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के बीच इस मुद्दे को लेकर सियासी खींचतान है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल की नजर उन वोटरों पर है जो कई सीटों पर जीत हार का फैसला करने की ताकत रखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या मुस्लिम मतदाता इस बार एकजुट होकर एक दल के साथ जाएगा या फिर अखिलेश इस पूरे मामले को लेकर कैसे हैंडल करते हैं और उनका अगला कदम क्या होता है, ये तय करेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।